नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। मैं हूं दिनेश की वोरा। आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक भी दे रहे हैं अच्छी, उसके लिए भी शुक्रिया। अगर आपके भाई के घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? और भाई का घर अगर पड़ोस में हो तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये प्रश्न कहां से आया? ये प्रश्न भारत और बांग्लादेश की पृष्ठभूमि से आता है। बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, जिनको शेख हसीना ने अपनी तानाशाही के फेर में कूड़े की टोकरी में डाल दिया था कि तुम्हारी कौन हस्ती है, तुम हो कौन अल्टीमेटली। आज वही आदमी क्या कहते हैं, बांग्लादेश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। छात्रों की मांग भी मान ली गई है, आर्मी का सहयोग भी हो गया है, शांति स्थापित हो रही है, अराजकता का माहौल ठंडा हो रहा है। जब परसों ये बात कही मोहम्मद यूनिस साहब ने और कटाक्ष किया भारत के ऊपर, तो कटाक्ष असहनीय था, इनटॉलरेबल था। लेकिन भारत को यह कड़वा घूंट पीना पड़ा, क्योंकि भारत दरअसल वो दिशा दिखा रहा है लोगों को जो नहीं दिखानी चाहिए। भारत तानाशाही की दिशा दिखा रहा है। भारत कहता है कि आक्रांता बन के या फिर दमनकारी नीति से आप लोगों पर राज कर सकते हो। अब ये बात जब निकल के आई, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है कि आपके भाई के घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? अब मोहम्मद यूनिस साहब ने क्या कहा? आग लगी हुई थी बांग्लादेश के अंदर और भारत ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है, घरेलू मामला है, इंटरनल मैटर। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसी संदर्भ में कहा मोहम्मद यूनिस ने कि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई था, आप तो बड़े भाई थे। भारत से कहा, बल्कि मोदी से कहा कि भाई मैं तो छोटा भाई था। और तब कहा कि सेंटेंस ये था कि अगर आपके भाई के घर में आग लगे तो आप ये कहेंगे ये आपका आंतरिक मामला है, ये आपका घरेलू मामला है, इसको आप ही निपटो, हम दखल नहीं देंगे बीच में। बस भारत को यहां से एक नई सोच लानी होगी कि आप अपने छोटे भाइयों को, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, या फिर मालदीव हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, आप कैसे ट्रीट करेंगे उनको? क्या इंटरनल मामला कह के छोड़ देंगे? कुछ चैनल जहर फैला रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को खतरा पैदा हो गया है, वहां पर मंदिरों को खतरा पैदा हो गया है। ये बिल्कुल गलत है। इक्का दुक्का छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं वो अराजकता के माहौल में होती हैं, लेकिन उसको इतना स्वरूप देके कुछ टेलीविजन मीडिया के चैनल जो जहर फैला रहे हैं इस समय, वो मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल हम सबक सीखते नहीं इतिहास से। लंका के राजपक्षे साहब ने जो रास्ता अपनाया था, क्या थ्योरी अपनाई थी, आज मैं आपको बताता हूं। वो थ्योरी भी 80-20 की थी। आप कहोगे 80-20? हाँ, भारत में भी 80-20 है। मोदी का 80-20, अमित शाह का 80-20, योगी आदित्यनाथ का 80-20, यानी कि हम 80 हिंदू हिंदू काफी है, बाकी 20% के जो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें अधिकतर मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। टू हेल विद यू। क्या कहा? टू हेल विद यू। ये हमारी मोदी सरकार कहती है। इसलिए आप पाएंगे एक भी मुसलमान मंत्री इस आप पूरी की पूरी कैबिनेट में नहीं है। एक भी मुसलमान एमपी भारतीय जनता पार्टी के ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। आप खुद सोचिए, एलिमिनेशन, जेनोसाइड कह सकते हैं इसको, लेकिन ये एलिमिनेशन है, ये फासिस्ट राज होता है। इसको मोदी ने अपनाया 80-20। यही 80-20 राजपक्षा ने लंका में अपनाया था। लंका में अपनाने के बाद उसने कहा कि मुझे तमिलियंस नहीं चाहिए। वहां तमिलियंस हिंदू माइनॉरिटी में थे। 80% कौन था? बुद्धिस्टा थे। राजपक्षा ने बुद्धिस्टा के अंदर ये कह दिया कि भाई आप खतरे में हैं। ये 20% जो तमिल हिंदूज हैं, ये आपको ओवर पावर कर जाएंगे, ये बर्बाद कर देंगे आपको। इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, एक तरीके आपका पूरा श्रीलंका छीन लेंगे आपसे। वही सारी बातें जो मोदी और आरएसएस अपने हिंदू भाइयों को यहां पर बताता है भारत के अंदर, वही सब कुछ वहां हुआ। वो सब करने के बाद और अंत में जब जनता ने देखा आप तो 20% तमिलियंस को पराया कर दिए और उसके बिना तो हमारा क्या कहते हैं, वहां इकोनॉमी नहीं चल रही थी। वहां की इकोनॉमी के जो बड़े बड़े सूत्रधार थे, जो सीईओ थे, एमडी थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर थे, वो सारे तमिलियंस थे। इवन श्रीलंका की क्रिकेट टीम की जो रीढ़ की हड्डी,
मुथैया मुरलीधरन, जिसके 800 विकेट है टेस्ट क्रिकेट में, हाईएस्ट एवर, वो तमिल थे। तो आप सोचिए कि क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। और उसके बाद हालात, जब तक लोगों को समझ आया, वो बुद्धिस्टा का जो सारा का सारा जो 80-20 का जब तक अफीम का नशा उतरता, तब तक तो तूफान आ चुका था, श्रीलंका बर्बाद हो चुका था, राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके थे। बस वही फार्मूला मोदी ने अपनाया, वही फार्मूला मोदी के कहने पर एक तरह से शेख हसीना ने अपनाया। शेख हसीना ने भी इस हद तक आ गई वहां पर, कहने को तो इंडिया की सपोर्टर थी, कहने को तो वो माइनॉरिटीज को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन माइनॉरिटीज का कहीं कुछ बोलबाला ही नहीं था। आपको माइनॉरिटीज कहीं मिलती नहीं थी वहां पर, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं है। बोलने के लिए बहुत अच्छा था कि इंडिया से असिस्टेंस मिलती रहे, बस वो है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। शेख हसीना ने इवन आखिरी दिनों के अंदर भी रक्त रंजित क्रांति को फिर से दोबारा लाने की कोशिश की, तानाशाही की तरह। और कैसे भी करके खालिदा जिया को, जो बीएनपी की थी, उनको 17 साल की जेल की सजा दिलवा दी, ताकि वो जेल से बाहर ना आए जिंदगी भर और वहीं खुद कर मर जाए। और मोहम्मद यूनिस साहब को कह दिया कि ये तो क्या है कि कूड़े कचरे के ढेर में डालने लायक ये इकोनॉमिस्ट है, इसको कहां से नोबेल प्राइज मिल गया, ये किसी काम का नहीं है, इसको बाहर फेंको उठाकर। ये शेख हसीना के शब्द थे। यानी कि उनको भी इंटेलेक्चुअल पसंद नहीं थे, उनको भी चाटुकार लोग पसंद थे। और वहां पर जितने अवामी लीग के लोगों की हत्या हुई है इस समय, जो लोगों ने की है इस आंदोलन में, आधे तो देश छोड़कर भाग गए। तो आप समझ गए कि वहां पर क्या था। और वहां भी इंडिया आउट के नारे लगे, लेकिन भारत लगातार शेख हसीना को क्या कहते हैं कि सपोर्ट करता रहा। भारत ने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं बीएनपी से भी बात कर लूं, कि भाई मैं जमाते इस्लामी से भी बात कर लूं, मैं उनके साथ भी बातचीत करके क्या कहते हैं मुद्दे को आगे बढ़ाऊं। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में उनको बुलावा आया था, जबकि व्हाइट हाउस तभी उसी दौरान मोदी जी भी आने वाले थे। लेकिन क्यों बुलावा आया? क्योंकि उनको मालूम था कि ये फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो भारत ने खालिदा जिया को और जमाते इस्लामी को या बाकी जो प्रमुख अपोजिशन के रैंक थे, उनको कैसे इनकार कर दिया? उनको क्यों इनवाइट नहीं करते थे भारत के अंदर? ये विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर था, एक तरह से कूटनीतिक फेलियर था। अगर आप उनको भी गुड बुक में रखते तो आज वो भारत के दुश्मन नहीं होते और वहां पे इंडिया आउट नहीं होता और आज शेख हसीना भागती नहीं। तो जो राजपक्षे ने किया वही शेख हसीना ने किया। राजपक्षे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और उसके बाद तानाशाह बन गए। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई, तानाशाह बन गई और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि अपोजिशन की जो मेन पार्टी बीएनपी, उसने पिछले 2 चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और ये फार्स आपके सामने आंखों का धोखा आया। अमेरिका ने विरोध किया। लेकिन जब उसने यही चाल आगे और चलने की कोशिश की, तो चीन ने कहा कि भाई इसको तो हटा देना चाहिए। और फिर उसके बाद चीन का दौरा आधा छोड़कर वो वापिस आती हैं और वापिस आके तुरंत तीस्ता का प्रोजेक्ट भारत को देती हैं। बस यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। कहानी तो सिर्फ अपना क्या कहते हैं, शेख हसीना के चीन दौरे से शुरू हो गई थी। वहीं पे उनकी विदाई तय हो गई थी, लेकिन वो दिन का इंतजार था। अब यही भारत में हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही भारत में है, वही 80-20 है, वही सब कुछ है। लोग आक्रोशित हैं, बस कब सड़कों पे आएंगे नहीं पता। मोदी को इस बात का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि लगातार वक्फ बोर्ड के जैसे वक्फ बोर्ड के जो सारे मुद्दे उठा रहे हैं, मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने के जो सीए के, एनआरसी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस ढंग से चीख चीख कर हेमंता बिस्वा शर्मा और गिरिराज सिंह और कई अन्य लोग, अब तो बाबा रामदेव भी आ गए हैं, जो उल्टी सीधी वाहियात बातें कर रहे हैं। ये सब लोग बांग्लादेश के साथ संबंधों को खराब करने में भागीदार हैं। क्या भारत सरकार को, मोदी और जयशंकर को यह नहीं पता कि गिरिराज सिंह के ऊपर लगाम लगाई जाए, रामदेव पर लगाम लगाई जाए, या फिर कहा जाए तो वो उनकी जो नई अभिनेत्री क्या कहते हैं जो बन के आई है अपना मंडी से, कंगना रनौत, उसके मुंह पे जबान, उसके टेप लगाया जाए? आपको पता नहीं विदेश नीति में आप कैसे बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? लेकिन नहीं, यहां भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और यह कहने की कोशिश हो रही है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह सोचना ही गलत है। अगर फार्मूला सेम है और श्रीलंका में भी सेम हुआ है और शेख हसीना के बांग्लादेश में सेम हुआ, तो यहां भी वही हो सकता है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप सबक लेने को तैयार नहीं है, तो फिर खुदा बचाए मोदी की सरकार को। और यहां भी वही कुछ होगा बाद में रिपीट के तौर पर। और हो सकता है कल को आपको वही सीन जो श्रीलंका में आपको देखने को मिले, जो बांग्लादेश में देखने को मिले, वही सीन आपको भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। आप इस बात को मत सोचिए कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में भी ऐसा हो सकता है। दक्षिण एशिया का डीएनए एक ही है। दिस इज डीएनए ऑफ साउथ एशिया। पीपल आक्रोशित होंगे तो सड़कों पर आएंगे। फिर मत कहना कि हमने दमनकारी नीति अपनाई और उसका ये फल हुआ है।
कभी-कभी इतिहास खुद को दोहराता है। जो श्रीलंका में हुआ, वो बांग्लादेश में दोहराया गया है। जो बांग्लादेश में हुआ, अगली बारी इंडिया की है। ध्यान रखें, मिस्टर मोदी, अमित शाह एंड भागवत एंड योगी, जो आपने बीज बोए हैं ना, विष के बीज बोए हैं, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? बस यही कहना है। धन्यवाद आपका।